गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एचएमबी इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए, आज बड़े दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम पिछला चैप्टर आप लोगों पूर्ण से हम कंप्लीट कर दिए थे, द्रव्य उनकी प्रकृति के बारे में, ठीक है। द्रव्य उनके व्यवहार के बारे में जो भी चैप्टर था पहला, वो चैप्टर पूरा हो चुका था। आज हम लोग पढ़ते हैं अगला चैप्टर आपका है द्रव्य की प्रकृति। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य की प्रकृति के बारे में। आप जानते हैं द्रव्य, अगला चैप्टर आपका द्रव्य की प्रकृति, ठीक। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य को तो आप लोग बता ही दिया गया। द्रव्य आप लोग जान ही गए, द्रव्य जानिए ना कि द्रव्य वही होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, वही क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। हमने आपको बता दिया द्रव्य और उसकी अवस्था के बारे में बता दिया। अंतर सब कुछ मतलब जितना भी था, हम द्रव्य के बारे में जितना आपको बता सकते थे, जितना आपके सिलेबस में था, उतना बताने का प्रयास किया गया। अगर आप लोगों को अभी कोई समस्या हो तो पिछले वीडियो आप लोग जरूर देख लिया करें, ठीक है। चलिए आगे द्रव्य जान रहे हैं। जैसे द्रव्य को बांट दिया गया, द्रव्य को बांटा गया मुख्य रूप से, द्रव्य का वर्गीकरण किया गया। द्रव्य का हम देख लेते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को मुख्य रूप से बांट दिया गया दो भागों में। एक कहलाया शुद्ध पदार्थ, एक क्या कहलाया? शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या कहलाया? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। नोट कर लीजिएगा, ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा। एक द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। एक क्या कहलाया? शुद्ध पदार्थ कहलाया। दूसरा क्या कहलाया? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाया, ठीक है। शुद्ध पदार्थों को भी बांट दिया गया मुख्य रूप से दो भागों में। एक क्या कहलाया? तत्व कहलाया। दूसरा क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। क्या है? दो भागों में बांट दिया गया, एक तत्व है, दूसरा यौगिक है। तत्वों को भी वर्गीकृत कर दिया गया। तत्वों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट दिया गया। एक क्या कहलाया? एक कहलाया धातु, दूसरा क्या कहलाया? अधातु, और एक और है जो इन दोनों के बीच में होता है, इसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। ये हो गया धातु, अधातु और उपधातु है, ठीक है। तो तत्वों का द्रव्य का वर्गीकरण के लिए द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया। एक शुद्ध पदार्थ है, दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक तत्व कहलाया, दूसरा यौगिक कहलाया। तत्व को भी दो भागों में बांट दिया गया, तीन भागों में बांट दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया, ठीक है। इस तरह से आप एक ग्राफ खींच लीजिएगा, उसके बाद एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए आपसे। तो आगे देखते हैं, पहले हम आपको बताएंगे शुद्ध पदार्थ। एक एक जितने भी शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, उन सारे शब्दों को हम देखेंगे। पहला शब्द हम आपको बताते हैं, द्रव्य तो जानेंगे, सीधे हम आपको बताते हैं शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? जो शुद्ध होते हैं वही शुद्ध होते हैं। आप लोग देखते हैं ना, मार्केट में बहुत सारे सामान लाते हैं खाने के लिए, उस पर लिखा होता है शुद्ध देश। जैसे पतंजलि वाला सामान लाते हैं, लिखा होता शुद्ध देसी घी। बैल तेल लाते हैं आप, लिखा होता शुद्ध बैल को लो। अब जान लीजिए, जहां पर भी शुद्ध लिखा हुआ, जानो बिल्कुल अशुद्ध है, ठीक है। क्योंकि शुद्धता, जो शुद्ध होता है उसको हमें प्रमाण नहीं देना होता है कि शुद्ध है, ठीक। जैसे हम सब लोग घरों पर तेल का उपयोग करते हैं, सरसों का तेल, हम कभी नहीं कहते कि शुद्ध है, कि लिख कर देते हैं ये शुद्ध है। वो जब अपने आप पूर्ण रूप से पहले शुद्ध है तो उसको प्रमाण कौन देना है?
देखने से पता चल जाएगा ये शुद्ध है कि अगर उस पर हम लेबल लगा पानी से हम नाली का पानी भरकर ले आए, उस पर लेबल लगा दें कि शुद्ध पानी है, तो क्या वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं। जो शुद्ध है वो शुद्ध होगा, कहने से शुद्ध या लिख देने से शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं। शुद्ध पदार्थ वही होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। वो कैसे पदार्थ होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, वो कैसे पदार्थ होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ हम लोग जाने। शुद्ध पदार्थ को बताया आपको कि शुद्ध पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग आपका कौन सा है? तत्व है, तो आप नहीं डालेगा तत्व, एलिमेंट, तत्व या फिर तत्व। ठीक है, लिखेगा तत्व है जो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। तत्व है जो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं तथा जिनको हम किसी भी रीति या विधि के द्वारा दो अलग भागों में विभक्त नहीं कर सकते, तत्व कहलाते हैं। तो तत्व आप लोग जाने, तत्व वे होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं और जिनको हम किसी भी रीति या विधि के द्वारा 2 अलग भागों में विभक्त नहीं कर सकते, वही क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो तत्व हो जाएगा। ठीक, हम लोग पढ़े हैं अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, जब तत्वों की संख्या कम थी तो वैसे सबको एक साथ हम लोग याद कर लेते, पढ़ लेते थे, लेकिन जब तत्वों की संख्या भी क्या हो गई, धीरे बढ़ गई, तो उनको भी क्या किया गया? अलग अलग भागों में बांट उनका भी वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। पहले तत्व में तत्व जाने आप लोग, तत्वों की संख्या लगभग 118। कुछ तत्वों के नाम ले लीजिए, जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे परिभाषा लिखेगा, लिखिए जैसे लोहा, जैसे क्या है? लोहा, लोहा को आप किससे लिख करते हो? Fe से। लोहा, सोना, सोना को किससे लिख करते हो? Au से। लोहा, सोना। चांदी, चांदी को आप किससे लिख करते हो? Ag से। पारा, पारा को आप किससे लिख करते हो? Hg से। ठीक, लोहा, सोना, चांदी, पारा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप किससे लिख करते हो? O से। कार्बन, कार्बन को किससे लिख करते हो? C से। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किससे लिख करते हो? N से। आदि। ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हैं। ये सभी क्या है? तत्व हैं। लेकिन आगे इनका भी वर्गीकरण किया गया, इसको नोट कर लीजिएगा और आप प्रतीक जरूर याद कीजिए। तत्व का नाम याद कीजिए, साथ ही साथ प्रतीक भी याद कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया तत्व। तत्व को भी क्या किया गया? तत्व का भी वर्गीकरण किया गया। तत्व का भी क्या किया गया? तत्व का भी वर्गीकरण किया गया। तत्व को किस में बांटा गया ये हम देख लेते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा धातु। क्या है? यहाँ पे जो सारे तत्व आप देख रहे हो इसमें से कुछ धातु है तो कुछ अधातु भी है। तो देखते हैं हम लोग धातु कौन है, धातु को इसको देख लेते हैं, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तत्व आप लोग जान चुके ना कि तत्व वे होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और जिनको हम किसी भी रीति या विधि के द्वारा 2 अलग भाग में विभक्त नहीं कर सकते, वही क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तत्व हो गया। आगे देखते हैं धातु। तत्व का वर्गीकरण किया गया धातु, मेटल्स। ठीक, धातु कौन होते हैं? मतलब धातु भी तो तत्व ही होते हैं। तो लिखिएगा ऐसे तत्व, पहले लिखिए उसको फिर समझाते हैं आपको। लिखिए ऐसे तत्व
जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला आगे उसी में जो आघात वर्धनीय होते हैं, कामा लगा के लिखिएगा, जो आघात वर्धनीय होते हैं। अगला जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, तथा जो धनायन बनाते हैं, तथा जो धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि ऐसे तत्व धातु होते हैं, ऐसे तत्व धातु होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, और जो धनायन बनाते हैं वही क्या होते हैं? धातु होते हैं। नोट कर लेना। सुचालक तो आप लोग जानते हैं, जैसे अगर हम क्या करें, लोहे की छड़ को गर्म करें, जैसे मान लीजिए लोहा की छड़ है, इस लोहे की छड़ के एक सिरे को हम गर्म करें तो पूरा दूसरा सिरा भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है ना। मान लीजिए दूसरा छड़ यहाँ पे ले लेते हैं, क्या इसको गर्म करते हुए भी गर्म हो जाएगा? नहीं गर्म होगा। लेकिन इसको हम क्या करें? किसी छड़ के द्वारा जोड़ देते हैं, किसी छड़ के द्वारा क्या करें? जोड़ दें, तो इसमें ये गर्म होगा, पूरा सिरा गर्म होगा, फिर इसमें से ऊष्मा स्थानांतरित होगा, यहाँ पे जाएगा, इस तरह से पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो आप देखें ऊष्मा का संचरण होगा कि नहीं? जब अर्थात ऊष्मा का सुचालक है, जिसमें ऊष्मा का संचरण होगा ऊष्मा का क्या होगा? सुचालक। तो धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। दूसरा देखिए तन्यता, जिन्हें क्या किया जाए? पीट करके तार बनाया जा सके, जिनको पीट करके क्या किया जा सके? तार बनाया जा सके, उनका वो तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता। जैसे लोहा है, लोहे को पीट करके हम क्या कर सकते हैं? उनकी लंबाई वृद्धि कर सकते हैं। सोने को पीट करके क्या कर उसकी लंबाई वृद्धि कर सकते हैं। चांदी को पीट करके क्या कर सकते हैं? लंबाई वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात लोहा, सोना, चांदी सभी क्या धातु है। आघात वर्धनीयता भी हुई, मतलब पीट करके क्या कीजिए उसकी लंबाई वृद्धि हो, आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातु में चमक होती है, सोना ज्यादा चमकता है, चांदी उससे कम चमकता है, मतलब जितनी भी धातु होती है उनमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई चमक होती है। धातु धनायन बनाती है, तो जिन सब में सारे गुण पाए जाएंगे वो सभी क्या होंगे? धातु होंगे। तो आप धातु जान चुके कि ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जो आघात वर्धनीय होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। उदाहरण ले लीजिएगा, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ETC, ये सभी क्या है? ये सभी धातु हैं। तो हम धातु जान चुके। ठीक। दूसरा हम देख लेते हैं आधात। आधात क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि ऐसे जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते क्या होते हैं? आधात होते हैं। ठीक है। या आप लिखना ऐसे लिखिए पूरा यहाँ पे कि ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, और जो ऋणायन बनाते हैं, क्या करते हैं? ऋणायन बनाते हैं, वो क्या होते हैं? आधात होते हैं। ये परिभाषा आप स्वयं लिखिएगा। ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती, और जो ऋणायन बनाते हैं वही क्या होते हैं? आधात होते हैं। क्या ये लिखिएगा? या आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते वही क्या होते हैं? आधात होते हैं। जैसे क्या है? जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है,
क्लोरीन है, ब्रोमीन है आदि। ये सभी क्या है? ये सभी अधातु है। ये सभी क्या है? अधातु है। ठीक, ये हो जाएगा। याद कीजिएगा यहाँ पे पारा एक धातु है, नोट में ले लीजिएगा। पारा एक धातु है, पारा का प्रतीक आपको बताते हैं जी। पारा एक धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधिकांशतः सभी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्यों? पारा ही एक धातु है। पारा धातु जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जितने भी क्या है, जितनी भी धातुएं होती है किस अवस्था में पाई? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक, यहीं पर ब्रोमीन एक धातु है, इसका नाम ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक धातु है। ब्रोमीन क्या है? एक धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप ये भी याद कीजिएगा, ब्रोमीन एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधिकांशतः जितनी भी धातुएं होती है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, केवल कुछ को छोड़ करके। केवल कुछ गैसों कुछ धातुओं को छोड़ दिया जाए वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधिकांशतः जितनी भी धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो धातु आप लोग जान चुके, नोट कर लीजिएगा इसको, धातु का भी उदाहरण। ठीक, एक और बताइए आज आपको, उसके बाद अगला टॉपिक कल होगा आपका धातु हो गया, धातु हो गया। इसके बाद आगे ले लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक आपका होगा आज का उपधातु। क्या है? उपधातु, सबमेटलाइड, मतलब ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। जैसे आर्सेनिक, जैसे क्या है? आर्सेनिक AS, आर्सेनिक क्या है? धातु है। एंटीमनी, एंटीमनी SB, ये भी क्या है? उपधातु है। ये भी क्या है? उपधातु है। तो हम धातु हम क्या जाने? धातु जाने, अधातु जाने, उपधातु जाने। ठीक है, तो इतना आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत है। रसायन विज्ञान आप लोगों में ज्यादा है नहीं, ये भी टॉपिक मतलब ये चैप्टर कल हम खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में केवल यही है, धातु मतलब द्रव्य और उसकी प्रकृति मतलब उसके मतलब वर्णन मतलब वर्गीकरण किया गया है। तो हमने देखा, आज हमने तत्व मतलब शुद्ध पदार्थ को देख लिया। शुद्ध पदार्थ में हमने तत्व देख लिया। तत्व को हमने बांट दिया, किसमें? दो भागों बांट दिए। जिसे क्या कहा है? एक धातु कहा है, दूसरा धातु का, तीसरा उपधातु कहा है। ठीक है, ये हो गया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों बांटे थे ना, एक तत्व था, दूसरा यौगिक था। तो हमने तत्व बता दिया, सीधे आज में यौगिक बता देते हैं आपको यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे सब। दूसरा भाग इसका शुद्ध पदार्थ का यौगिक, यौगिक कंपाउंड लिख लीजिएगा। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का हेडिंग यौगिक इसमें लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जब पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं यौगिक कहलाते हैं। ऐसे लिखेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो क्या होता है? यौगिक होता है। जैसे अगर हम देखें जल, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है कि नहीं? हम जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। चाहे जहां का भी जल होगा, चाहे नदी का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे प्रयोगशाला में बनाया हुआ जल हो, अगर जल है तो उसको निश्चित सूत्र से ही लिखेंगे। अर्थात जल अगर होगा तो वहां पे परमाणु का अनुपात कैसा होगा? निश्चित होगा। हाइड्रोजन का दो परमाणु होगा और ऑक्सीजन का
एक परमाणु होगा, दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। कोई भी यौगिक ले लिया जाए, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, CO2 नाम इसका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु होगा, ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा, ऑक्सीजन का 2 परमाणु होगा। यहाँ पे क्या होगा, निश्चित अनुपात होगा दोनों परमाणुओं का। कोई भी यौगिक हम मीथेन ले रहे हैं, CH4 इसका नाम मीथेन है, इसका नाम क्या है, मीथेन है। यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु है, एक निश्चित अनुपात मिलेगी। जब कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु मिलेगा तभी कोई यौगिक बनेगा। ठीक है, हम ग्लूकोज लिखते हैं CH2SO6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसका सूत्र है ग्लूकोज। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो 1:2:1 का अनुपात है। मतलब अगर 6 भाग कार्बन का होगा तो 12 भाग हाइड्रोजन का होगा और 6 भाग ऑक्सीजन का होगा, मतलब 1:2:1 के अनुपात में होंगे। तो किसी यौगिक में जब परमाणु का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, तो यौगिक बनाता है। क्या करता है, यौगिक बनाता है। ठीक है, चलिए आगे कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, मेहनत से पढ़िएगा और नोट आप जरूर बनाइएगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।